आप सबको पता है, पूर्णिमा तो सबको पता होगी ना, पूर्णिमा वाले दिन पूजा हम करते हैं विशेष करके, लेकिन मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मनाई जाती है। मुड़िया मतलब मुड़िया का एग्जैक्ट मतलब तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये आपको बता दूं लगभग 400 से ज्यादा साल से ये मनाया जा रहा है, लंबे समय से। और बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला जो है वो इसी समय लगता है। तो आपको बता दें ये मेला 22 जुलाई तक चलने वाला है। शगुफ्ता, और देखिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर आने वाली है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि कितनी रौनक होने वाली है। मथुरा में सज गया है यूपी का सबसे बड़ा मुड़िया मेला। ₹465 साल पुराने इस मेले में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। मथुरा में गिरिराज की धरा गोवर्धन में हर साल गुरु पूर्णिमा पर मुड़िया मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार ये मेला बुधवार 17 जुलाई को शुरू हुआ है और ये जुलाई 22 तक चलेगा। यूपी का ये सबसे बड़ा मेला 465 साल पुराना हो गया है। यहाँ हर साल इस मेले को देखने करोड़ों लोग आते हैं। इस बार भी श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उमड़ने लगा है। बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त पहुँच रहे हैं। मेले में श्रद्धालु मुड़िया पूर्णिमा के अगले दिन तक गिरिराज जी महाराज की शरण में 7 कोशीय परिक्रमा लगाएंगे। आस्था से भरा ये मेला श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा रहा है। हम आगरा से आए हुए हैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाने। हमारी परिक्रमा लगाते हैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज स्वयं इतनी शक्ति देते हैं कि 21 किलोमीटर हम कभी आधा किलोमीटर भी नहीं चलते हैं घर में। यहाँ कैसे हो जाती है वो उन्हीं की महिमा है। गिरिराज जी आराधना किया, भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें गिरिराज जी, और मेला शांतिपूर्वक संपन्न हो, यही गिरिराज से मांग। इस मेले का इतिहास चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी से जुड़ा है। कहा जाता है कि गोवर्धन में सनातन गोस्वामी रहते थे। वो रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। 464 साल पहले आषाढ़ की पूर्णिमा पर संवत 1615 में वो ब्रह्मलीन हो गए थे। इसके बाद उनके शिष्य ने सिर मुंडवाकर उनकी पार्थिव देह को गिरिराज जी की परिक्रमा कराई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त भी शामिल हुए थे। इसके बाद से यहाँ इस मेले की परंपरा शुरू हो गई। इस मेले का नाम मुड़िया मेला पड़ने की वजह भी यही है। इस मेले को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिला प्रशासन और पुलिस ने मेले के लिए पूरी तैयारी की है। सुरक्षा बल व मिलिट्री को तैनाती के अलावा संबंधित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती मेले में की गई है। व्यापक व्यवस्था की गई है, चाहे हम साफ सफाई की बात करें, चाहे चिकित्सकीय व्यवस्था करें, या जगह जगह बैरिकेटिंग की व्यवस्था करें, बात करें या पार्किंग की बात करें। पूरे परिक्रमा मार्ग को 21 किलोमीटर को पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जोड़ा गया है। पूरे परिक्रमा मार्ग पर CCTV कैमरे लगे हैं। स्ट्रीट लाइटें पूरे परिक्रमा मार्ग पर ऑपरेशनल है। तो पूरे व्यापक अरेंजमेंट किया गया है कि जो भी श्रद्धालु जन यहाँ आए हैं एक बेहतर एहसास के साथ जाए। अब तो कुंभ के बाद इसे यूपी का दूसरा सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। अनुमान है कि 6 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 1 करोड़ भक्त आएंगे। इसीलिए पुलिस प्रशासन मुड़िया पूर्णिमा परिक्रमा मेले को शांति से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, स्कूलों में जैसे अदरवाइज भी कॉलेजेस में हमको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, और स्पेशली आजकल तो CPR की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा दी जा रही है। अच्छा। और उसका फायदा ये हुआ है कि एयरपोर्ट पर एक महिला डॉक्टर ने एक शख्स की जान बचाई है। बिल्कुल, इसकी पूरी अगर डिटेल बताए तो टर्मिनल 2 जो ये एयरपोर्ट का है, वहां पर उनको एकदम से हार्ट अटैक आया और उसके बाद जो ये महिला डॉक्टर है उन्होंने काफी वक्त तक उन्हें CPR दिया और उसके बाद उन्हें होश भी आ गया। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये CPR क्या होता है और इसे किस तरीके से दिया जाता है।
ये तस्वीरें हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, जहां टर्मिनल 2 पर अचानक एक बुजुर्ग बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों की भीड़ वहां जुटी, तभी एक युवती वहां पहुंची जो पेशे से डॉक्टर थी। उसने तुरंत उस बुजुर्ग को CPR देना शुरू कर दिया। जाको राखे साइयां मार सकी ना कोई, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी और दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा ही हुआ भी। ये डॉक्टर लगभग 5 मिनट तक बुजुर्ग को CPR देती रहीं और मौत से बुजुर्ग शख्स के लिए सांसें छीन लाई। यहाँ ये जानना जरूरी है CPR क्या है और किन हालात में इसके इस्तेमाल करने से सांसों को वापस लाया जा सकता है। आपको बता दें कि CPR एक तरह की मेडिकल थेरेपी है जिसे इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की सांस या दिल के रुक जाने पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब किसी शख्स के दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं तो उसे दिल का दौरा पड़ता है और ऐसे हालात में दिल खून पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खून के जरिए मस्तिष्क, फेफड़ों समेत शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन भी रुक जाती है। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए CPR बेहद कारगर साबित हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने के पहले कुछ मिनटों में मरीज को CPR दे दिया जाए तो उसके जिंदा रहने की संभावना दोगुनी या तिगुनी हो जाती है। इस प्रक्रिया से मरीज की जान बच सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने की वजह से 10 में से 9 लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो जाती है, लेकिन अगर सही वक्त पर CPR दिया जाए तो इस संख्या को कम भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वीडियो आपने देखा तो वीडियो को देखकर ये लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में ना अक्सर आपकी कॉमन सेंस काम करती है और सिचुएशन में उस सिचुएशन को भांपते हुए आपको पता होना चाहिए कि CPR एग्जैक्टली दिया कैसे जाता है। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे लक भी बहुत जरूरी है। उसी टाइम पे वहां पर एक डॉक्टर का होना और इस सिचुएशन को आसानी से क्लियर कर देना उनको। और डॉक्टर भी आप देखिए उन्होंने काफी वक्त तक एफर्ट डाला, मतलब वो काफी देर तक करती रही, फिर उनको होश भी आया। बिल्कुल, CPR में देखिए लगभग बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस जो आपने देखा वो उनको हार्ट बीट वो इस तरह से कर रही थी, बार बार वो किया जाता है ताकि उनके हार्ट बीट जो है वापस आए। दूसरा माउथ टू माउथ उनको ब्रीथ कराने के लिए वो किया जाता है। वो कई स्टेप्स में CPR किए जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत जरूरी ये है कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि डॉक्टर वहां पे थी। अगर डॉक्टर नहीं होती, हम में से सपोज कोई वहां पर होता तो ये मुश्किल होता है। ऐसे में जानना बहुत जरूरी है शगुफ्ता CPR। दूसरी बात यह है कि आसपास आप जब भी ऐसी सिचुएशन हो एटलीस्ट आप पैनिक नहीं करें। आप बहुत ही अपनी सूझबूझ के साथ थोड़ा कूल काम हो गए, क्योंकि नॉर्मली लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, स्पेशली अगर किसी के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ उसके घर वाले बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो CPR की पूरी प्रक्रिया क्या है वो समझ लीजिए जरा। आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है ये, जो किसी भी शख्स की धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है। CPR में शख्स की छाती को जोर से बार बार दबाया जाता है। 100 से 120 प्रति मिनट की दर से जोर से छाती पर धक्का दिया जाता है। CPR में मुंह से कृत्रिम सांस देना भी शामिल होता है। यहाँ ये बात खास है कि बच्चों और बड़ों को CPR देने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। CPR में दबाव और कृत्रिम सांस के एक खास अनुपात को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर 30 बार छाती पर दबाव बनाया जाता है तो 2 बार कृत्रिम सांस दी जाती है। कृत्रिम सांस देते समय मरीज की नाक को 2 उंगलियों से दबाकर मुंह से सांस दी जाती है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि नाक बंद होने पर ही मुंह से दी गई सांस फेफड़ों तक पहुंच जाती है। सांस देते वक्त ये खास ध्यान भी रखना पड़ता है कि फर्स्ट एड देने वाला शख्स लंबी सांस लेकर मरीज के मुंह से मुंह चिपकाए और धीरे धीरे सांस छोड़े। ऐसा करने से मरीज के फेफड़ों में हवा भर जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का भी खास ख्याल रखना होता है कि जब कृत्रिम सांस दी जा रही है तो मरीज की छाती ऊपर नीचे हो रही है या फिर नहीं। ये प्रक्रिया तब तक चलना देने होता है जब तक पीड़ित खुद से सांस ना लेने लगे। जब मरीज खुद से सांस लेने लगे तब ये प्रक्रिया रोकनी होती है, लेकिन मेडिकल हेल्प नहीं मिलने तक ये प्रक्रिया दोहराते रहें। देखिए, एक ऐसा हथियार जिसका जिक्र करना यहाँ पर जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि दुश्मनों के दांत खट्टे कैसे किए जाएं वो इस खबर के जरिए आप समझ जाएंगे। आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक वाघ नख भारत को हासिल हो गया है, जिसको बड़ी ही सुरक्षा के बीच में लंदन से भारत लाया गया। जी, और एक लंबे इंतजार के बाद इस वाघ नख को मुंबई एयरपोर्ट पे लाया गया, जिसको सतारा के म्यूजियम में 19 जुलाई से प्रदर्शनी में रखा जाएगा। तो चलिए हिंदुस्तान के शौर्य की मिसाल वाघ नख के बारे में कुछ खास जानकारी आपको दें।
लंदन से इस खास बॉक्स में लाया गया हिंदुस्तान के शौर्य का मिसाल रहा वाघ नख, वो ऐतिहासिक हथियार जिसके इर्द गिर्द घूमती रही वीर शिवाजी की वीर गाथाएं। दरअसल मराठा शासक शिवाजी के लिए वाघ नख बेहद खास हथियार था। उन्होंने 1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मार गिराया। 1859 का ये वो दौर था जब बीजापुर सल्तनत प्रमुख आदिल शाह और शिवाजी के बीच युद्ध चल रहा था। अफजल खान ने छल से शिवाजी को मारने की योजना तो बनाई, उनको मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद शिवाजी से मुलाकात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी की पीठ में खंजर भोंकने की कोशिश की, मगर पहले से सतर्क शिवाजी ने अपने हाथ में वाघ नख पहना हुआ था और अफजल के नापाक इरादों को भांपते हुए शिवाजी ने एक ही बार में अफजल का पेट चीर दिया। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये खतरनाक वाघ नख होता क्या है, कैसे ये छोटा सा हथियार एक ही बार में किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। तो बता दें कि वाघ नख जैसे हथियार को आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो स्टील और दूसरी धातु से बना होता है। इसमें 4 नुकीली छड़ें किसी बाघ के पंजे जैसी घातक होती हैं। इसके दोनों तरफ 2 रिंग होती हैं, जिसे हाथ की पहली और चौथी उंगली में पहना जाता है। यानी ये वाघ नख डिजाइन कुछ ऐसे किया गया ताकि ये पूरी मुट्ठी में फिट हो पाए। जाहिर है इस खतरनाक शस्त्र की बदौलत शिवाजी महाराज ने अपनी जिंदगी बचाई और तभी से ये वाघ नख शौर्य का प्रतीक बना हुआ है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये वाघ नख उस वक्त मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा में था, मगर मराठा पेशवा ने 1818 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को सौंपा। 1824 में डफ वाघ नख को इंग्लैंड साथ लेकर गए। कुछ सालों बाद उन्होंने इसे लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम को दे दिया, जिसको फिर से हिंदुस्तान की धरती पर लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और पुरातत्व विभाग को काफी लंबा सफर तय करना पड़ा। राज्य सरकार ने पिछले कुछ समय से इस ऐतिहासिक हथियार की भारत वापसी कराने के लिए अपने 2 मंत्रियों को लंदन भेजा, जिसके बाद वाघ नख को हासिल करने के लिए वहां MOU हुआ और फिर एक लंबी प्रक्रिया के बाद भारत को शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किया गया ये वाघ नख मिल पाया। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक वाघ नख को भारत वापस लाने में 14.08 लाख रुपए की लागत आई। अब महाराष्ट्र के सतारा में इस वाघ नख को 19 जुलाई से प्रदर्शनी में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक शस्त्र को लंदन में जाते समय बुलेट प्रूफ कवर दिया गया। सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं सैलाब के सितम की। आपको बता देते हैं जिसके चलते रौद्र रूप ले चुकी उफनती नदियां कई रिहायशी इलाकों को अपने आगोश में ले चुकी हैं। बाढ़ बारिश जिसका असर वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। काशी में आरती स्थल के पास तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी का नजारा है। बाढ़ की वजह से काशी में मां गंगा रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। 84 घाटी की काफी सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। गंगा का जलस्तर लगभग बढ़ रहा है। फिलहाल पानी खतरे के निशान से लगभग 8.5 मीटर और चेतावनी बिंदु से 7.5 मीटर नीचे बह रहा है। आलम यह है कि आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है। दिक्कत तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या तो आप देख ही रहे हैं और घाट का जो नीचे की सीढ़ियां डूब जाने के कारण स्थान बहुत कम पड़ जाता है। बहुत जगहों से संपर्क टूट गया है। अब खाली यही 2-4-10 घाटों का यहाँ से अभी है, बाकी तो इधर से आप आगे सिंधिया घाट के आगे जाएंगे तो पूरा संपर्क मार्ग टूट गया है। बढ़ते पानी की वजह से घाटों का संपर्क भी टूट रहा है और एक से दूसरे घाट जाने के लिए लोगों को जोखिम मोल लेना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट की माने तो 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में बढ़ाव जारी है, जिसका नतीजा यह है कि पक्के घाट अब डूबना शुरू हो गए हैं और घाटों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। देख सकते हैं बनारस के इस घाट पर हम हैं और राजेंद्र प्रसाद घाट से होते हुए जो आगे ये घाट को जोड़ने का संपर्क मार्ग है यहाँ पर टूट गया है और तमाम जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं चाहे यात्री हैं वो यूं ही कहें तो रिस्क उठाकर
या बजाय ऊपर गलियों के रास्ते न जाके इन रास्तों से होकर जा रहे हैं। लेवल बढ़ गया, ना ही अच्छे से बोटिंग हो पा रहा, ना ही फिर अब शाम तक दर्शन वगैरह देखेंगे अगर हुआ तो। ऐसा क्यों खतरा क्यों उठा रहे हो आप लोग? खतरा क्यों उठा रहे? क्योंकि बनारस आए हैं इतनी दूर और घूमने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना खतरा उठा सकते हो, लेकिन ये घाट है और यहाँ पे पानी जो ऊपर तक आ पहुंचा है, आप लोग इस तरह से हाथों में अगर अपना स्लीपर लेके और इस तरह से जाएंगे तो कहीं भी आप गंगा में डूब भी सकते हैं। तो हम लोग देख के जा रहे हैं वैसे। घाटों के बीच पानी आने से सैलानियों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गंगा का जल स्तर बढ़ने से सैलानी गंगा घाट, बोटिंग और आरती विहंगम नजारा नहीं देख पा रहे हैं। इसके बावजूद विदेशी सैलानी इस पावन नगरी में आकर खुश हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आतुर है। And the thing is that in Spain, our vacation is in July, August, so we already expected this type of weather, so it's not that bad. ये हरदोई का मंजर है। यहाँ गर्रा नदी की बाढ़ में शाहबाद फारुखाबाद जाने वाली सड़क तेज बहाव में कट गई थी। ये पुलिया 2 हिस्सों में बंट गई है, जहाँ जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसके बावजूद यहाँ कुछ युवक स्टंटबाजी करते नजर आए। गनीमत ये रही कि हादसा नहीं हुआ और ये युवक इस पार आ गया। जाहिर है नियम कायदों को ताक पर रखकर जान जोखिम में डालने वाले ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हरदोई से प्रशांत पाठक और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जब भी बजट आने वाला होता है ना, हर आम और खास की उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस का दायरा बहुत बढ़ जाता है। तो आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या होना चाहिए बजट? मुझे टैक्स फ्रॉड छूट चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग यही कहेंगे कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो उस पर लगाम लगे। मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि पेट्रोल डीजल सस्ता मैं भी बिल्कुल, क्योंकि वो अगर सस्ता होगा तो उसका असर बाकी चीजों पर भी ऑटोमेटिकली जो है। खाने पीने की चीजें देखिए बहुत महंगी हो गई हैं, तो वो सस्ती हो जाएंगी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, जाहिर सी बात है। और किचन का बजट जो है वो संभलेगा, आम लोगों को राहत। महिलाओं के लिए किचन का बजट जो है वो मत बिगाड़िएगा, सब कुछ ठीक होना चाहिए। 22 जुलाई से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी, देखिए इस रिपोर्ट। मध्यम वर्ग के लिए इनको कुछ करना चाहिए। रसोई में जो जनरल चीजें हैं वो बहुत महंगी हैं, उनको सबके रेट कम करने चाहिए। जो मूलभूत समस्या है उनको तो जरूरी कम करने चाहिए पूरी। मतलब ऐसा बजट आया कि हम लोग भी जो है हलवा पंजीरी जो भी कुछ खा सके। इस बार भी उम्मीद ही लगाए कि हम लोग के लिए कुछ होगा, देखें कुछ तो, कहीं तो सस्ती होगी, दाल सस्ती होगी, चावल सस्ता होगा, देखते हैं क्या होता है। मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास हर बार उम्मीद लगाता है। किसमें टैक्स कम होता है? पान में, सिगरेट में, जिसका हमसे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। तो मध्यम वर्ग पहले पेट पूजा करेगा कि ब्यूटी का ध्यान देगा। अब जनरली तो डीजल है, आईटी वगैरह जो जमा करते हैं, बाकी और सारी जो चीजें हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं और दी जा सकती है, उसमें वो कुछ सहूलियत करें तो शायद कुछ मुमकिन हो। अच्छा है, मेडिकल से है रिलेटेड, और क्या कहते खाने पीने की चीजें हैं जो थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। ना हम बच्चों को पोषक तत्व दे सकते, ना अपनी फैमिली को दे सकते। शिक्षा बहुत महंगी है, शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और देख रहे हैं कितना मॉडर्न जमाना हो गया, हर कोई अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता है। जो पैन कार्ड और आधार कार्ड विदाउट ये जो मतलब एनी प्रूफ बिगर 2 लाख तक माल खरीद सकता कैश देके, उसको भी अभी 5 लाख तक बढ़ाना चाहिए। क्योंकि 2 लाख था उस टाइम में, सोने का दाम ग्राम 4000 था, अभी 7000 रुपया, 6500 7000 गए पर ग्राम। तो उसके हिसाब से देखे गए तो उसको 5 लाख किया तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कंज्यूमर 2 लाख तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 तोला माल लिया तो भी, 3 तोला माल लिया तो भी 2 लाख मतलब ब्रीच हो जाता है। तो छोटा छोटा जो गाँव में या जो एग्रीकल्चर से वो बहुत साधारण माल ले, मतलब माल खरीदने के लिए सिंपली वो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लेके आता है, माल खरीदता है। उनको उनके पास ये सब पूछे गए तो वो बहुत डरता है, क्योंकि इतना पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो उनका थोड़ा मन में मतलब एक शंका भी है, डाउट भी है और डर भी रहा है। तो ये भी थोड़ा मतलब उनका जो लिमिट दिया है 2 लाख को 5 लाख करना जरूरी है, व्यापार में अच्छा रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस बजट में इसको कर मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर किसानों से जुड़ा हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ है, मजदूरों से जुड़ा हुआ है। और दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई
होने का भी के साथ साथ ये बहुत ही एनर्जिक और पौष्टिक आहार जो गरीबों के लिए होता है, ये उसमें भी हमारे लिए बहुत कारगर रहता है। मिठाई के रूप में ली जाए पेठे को, जो शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। गरीब मध्यम वर्गीय को भी खरीद सकता है इस पेठे को। सरकार को चाहिए कि इसके कर मुक्त किया जाए, जिससे कि मध्यम वर्ग के जो लेने वाले हैं उनको बेनिफिट मिले। पेठा एक देखिए गरीबों की मिठाई है और इसको किसान बड़ा उससे उगाता है। और भाई औरों के लिए तो खैर जो रही अमीर लोग होते हैं उनके लिए तो सब बहुत मिठाइयाँ हैं ये, लेकिन ये गरीबों की मिठाई है। इस पे तो मैं ये चाहता हूँ कि ये GST वगैरह जो भी है इस पर बिल्कुल खत्म होनी चाहिए और ये आम आदमी की पकड़ में आना चाहिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, कुछ विशेष पैकेज मिलने चाहिए हौजरी इंडस्ट्री को, और एक इनकम टैक्स स्लैब में भी थोड़ा सा और इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कि आज के डेट में बहुत कम है, जो ऑलरेडी इनकम टैक्स में रिबेट मिल रही है। आज के लिहाज से जैसे खर्चे बढ़ चुके हैं, हर चीज़ बढ़ चुकी है, उस हिसाब से इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसमें भी और थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। देखिए, जब से OTT प्लेटफॉर्म्स आया ना, मल्टीप्लेक्सेस में भी भीड़ कम हो गई है, जाहिर सी बात है ना। तो ये बताइए कि अभी कौन सी सीरीज चल रही है आपकी? एक्चुअली शो टाइम एग्जैक्टली शो टाइम की कुछ एपिसोड्स अभी दोबारा से आए थे तो मैंने उनको देखा, क्योंकि किस तरह के आप हमारे ही कुलीग्स में से किसी ने उसका इंटरव्यू किया था, सो दैट वाज इंट्रीगिंग। मेरी लास्ट हीरा मंडी थी, उसके बाद से फिर मैंने कोई नहीं देखी है। हाँ, मैंने भी हीरा मंडी देखी है, उसके हीरा बाद मंडी लास्ट। मैं 2-3 इकट्ठी देख रही हूँ, तुम्हें नाम नहीं पता, जब कंप्लीट कर लूंगी फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। एक से बोर हो जाती हूँ, फिर आप दूसरे स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे फिर तीसरे स्टार्ट कर देते हैं। क्या बात है। देखिए, कोटा फैक्ट्री और तमाम इस तरह की सीरीज जो है वहां पर ऑलरेडी है, जो हमने देखी भी है, तो उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता, लेकिन हाँ बिल्कुल डिफरेंट। नेटफ्लिक्स पर CA त्रिभुवन मिश्रा टॉपर शो जो है वो रिलीज हो रहा है, उसके बारे में खुशी आपको बताएंगे। बिल्कुल, शो मेकर्स का दावा है कि बिंदास और बेबाक कैरेक्टर के इर्द गिर्द बुना गया है ये शो और दर्शकों को बांधे रखने की काबिलियत है इसमें। इसमें एक नया ट्विस्ट है। इसमें वो अपने घर को बचाने के लिए, अपने जॉब के प्रति, CA के प्रति ईमानदारी के लिए वो तय करता है कि मैं ये ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगा, भले मुझे उसके लिए अपना शरीर क्यों ना बेचना पड़े। तो वो एक्चुअली अपने जॉब की अथाह रिस्पेक्ट है कि वहां वो गलती नहीं करेगा, और अपने परिवार के प्रति अथाह प्रेम है जहां वो नहीं करेगा। तो ये ऑल्सो ये सब इसलिए भी किया गया है टू मेक पीपल एंटरटेन, कि लोगों को उतना एंटरटेनमेंट दिया जाए और एक नया ट्विस्ट दिया जाए जो उन्होंने सोचा नहीं है। सो हमको कौन से शो अच्छे लगते हैं कि यार ये गजब, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एंड ये दिस शो इज फुल ऑफ दोस सरप्राइजेस। काफी मजेदार है और ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में मैंने बहुत कम देखे हैं, कि औरतों की जो डिजायर्स हैं उसको किस तरह से पेश किया गया है इस शो में, बिना किसी झिझक, और एक लिखने में जो एक औरत के कैरेक्टर में की जो डिग्निटी है, एक रिस्पेक्ट है, उसको इतना मजबूत रखना और उसके बावजूद हंसाना भी, दिस इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, यू नो, because often we feel when we make a joke of something we have to pull down something, but how to pull something up and yet make someone laugh, that is really the genius of Puneet Krishna, you know, because we have done too much of this man woman man woman man woman. हमने इतनी separations की हैं, these are partitions, these are man made partitions, और हमने देखा है partition से क्या होता है, just historically also, you know, आप किसी एक एंटिटी को आप ऐसे काट रहे हो और बोलो कि ये ऐसे बिहेव करेगा, ये ऐसे बिहेव करेगा, पर जहां जो जुड़ता है उसका क्या होगा? इट बी जस्ट अ एंड ऑफ नर्व्स, यू नो। क्लोजिंग के लिए बोला गया है ना, कर लेते हैं यार क्लोज। जो हमें बोला गया है ना, मुझे कुछ और बोलने का भी मन बोलो बोलो। देखिए, मौसम बाहर बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, इसलिए मेरा कहने का मन कर रहा है दर्शकों को कि दफ्तर से मिल नहीं रही है छुट्टी, वरना दफ्तर से
मिल नहीं रही है छुट्टी, वरना बारिश की एक बूंद ना बेकार जाने दूं। क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। अब सुन लीजिए जो कहने को कहा गया है वो ये कि जिंदगी के सारे मौसम आके रुखसत हो गए, मेरी आंखों में कहीं बरसात बाकी रह गई, और जो बरसात बाकी रह गई थी लगता है वो आज बरस ही जाएगी, क्योंकि बाहर का मौसम इस वक्त बेहद शानदार है। ये लड़की इमोशनल कर ही जाएगी। आपने मौसम की बात की तो देखिए गाने तो बहुत सारे जहन में आते हैं। अभी एक लड़की ने जिक्र किया कि गाना गा दीजिए, तो कौन सा गाना बोल रही थी खुशी तुम? बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा। बाहर जाइए, मेघा बरस रहे हैं, आप भी मजा लीजिए, हम भी लेंगे। देखिए इनकी भावनाओं में मत बहिए, दीवाना होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इस मौसम में एक कप गर्म चाय के साथ कुछ पकौड़े या समोसे खाने की। बिल्कुल, उसके साथ अगर पॉजिटिव और रिफ्रेशिंग खबरें भी हो तो क्या माहौल बन जाएगा। परफेक्ट प्लेटर एकदम सज जाएगा। प्लेटर में अगर जलेबी हो जाए तो मजा आ जाएगा ना। क्योंकि जब भी बारिश होती थी ना बचपन में, हम पकौड़े के साथ जलेबी जरूर खाया करते थे, क्योंकि चाय कहा जाता था बच्चों को नहीं देनी, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट निकालते थे। मीठे में क्या, तो ठीक है जलेबी, तो पकौड़े जलेबी एंड चाय, बस ऐसा माहौल बना रहे। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।